Hello students, this is class 8 and now we are going to continue our chapter number 2 which name is friction, and this is the part 3rd of this chapter. Students, if you didn't watch the previous video of this chapter, so first you have to watch that, okay? Hence you will get better understand what I will teach you in this section. So here we are going to start the new topic which name is factors affecting friction. ओके तो कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शंस के लिए, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं. लेट सपोज अगर जब हम लोग वॉक करते हैं रोड में तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट तो होगा हमारा वॉल्यूम, हमारा जो मास है वो कितना है, एंड सेकेंड होगा जिस सरफेस में हम लोग चल रहे हैं. ओके तो वो चीज़ क्या करती है, अफेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर थिंग को, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करने लगेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सम केसेस आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं. रीड देम केयरफुली एंड फाइंड इन विच केस इट इज ईजियर फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू मूव. अब हमको यहाँ पे ये पता करना है कि किन, मतलब कि जो जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो किस में से वो जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव हो सकेंगे. लेट्स सपोज लुक द फर्स्ट एग्जांपल, अ बॉल रोलिंग ऑन अ टिल्ड फ्लोर ऑन द कारपेट. अगर एक फ्लोर है वहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है, तो जब हम लोग बॉल को किक करेंगे यानी कि रोल करेंगे तो जो कौन सा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसको अफेक्ट करेगा, कारपेट करेगा या फिर सरफेस करेगा. ऑफ कोर्स कारपेट करेगा, क्योंकि अगर फ्लोर पे कारपेट बिछा हुआ है तो जो बॉल है वो कारपेट के ऊपर में ही रोल होगा, है ना. नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन अ कॉन्क्रीट रोड और ऑन अ कच्चा, दैट मीन्स विलेज रोड. अगर हम लोग वॉक कर रहे हैं किसी कॉन्क्रीट रोड पे या फिर किसी विलेज में जहाँ पे जो रोड होती है वहाँ पे, तो कौन सी चीज़ इफेक्ट करेंगी फ्रिक्शन के लिए. ऑफकोर्स रोड एंड हमारा हमने जो स्लीपर पहनी है वो चीज़. थर्ड आ जाती है राइडिंग अ बाइसिकल अलोन और विद सम लोड्स. अगर आप बाइसिकल चला रहे हैं तो कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो अफेक्ट करेगा फ्रिक्शंस के लिए, ये आप लोगों को बताना है. या फिर सम लोड, अगर आपने कुछ लोड लेके रखा है या फिर आप डबल सीट चला रहे हैं या बैक में आपने कुछ कैरी किया हुआ है, तो क्या चीज़ उसमें अफेक्ट करेंगी. तो यहाँ पे जो दो चीज़ें अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मेनली टू फैक्टर्स. इसके दो फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट है कौन सा, नेचर ऑफ द सोर्स, कि जो सॉरी नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, जो सरफेसेस है उसका जो नेचर है, मतलब कि किस टाइप से है वो. एंड फिर आ जाता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मास है पर्टिकुलर थिंग का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, वो कितना है, कैसा है. ओके तो ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है. अब हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ सरफेसेस क्या है, तो इस चीज़ के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स कभी आप लोग ने इस टाइप की ट्रॉली को मॉल में खींचा होगा, है ना, या फिर कभी आप लोग इस तरीके की शॉपिंग करने गए होंगे जहाँ पे आप लोगों को ये इस टाइप ऑफ ट्रॉली जो है वो प्रोवाइड की जाती है. या फिर हमारे पास कभी ऐसे लगेज बैग्स होते हैं जिसमें जो इस तरीके के व्हील्स लगे होते हैं. तो अक्सर क्या होता है, उस तरीके के जो बैग्स होते हैं उसको कैरी करना, उसको ले जाना, लेके उसके साथ चलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. क्यों ईजी हो जाता है, क्योंकि वो जो उस पर्टिकुलर चीज़ का जो नेचर है, उस ऑब्जेक्ट का जो नेचर है, उसमें क्या लगी हुई है, व्हील लगी हुई है. जस्ट वाई उसको घसीटते हुए ले जाना या फिर उसको खींचते हुए ले जाना, फेंचिंग करना उसको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. तो अब हम लोग इसी बारे में देखने वाले हैं. यू माइट हैव द एक्सपीरियंस दैट इट इज़ ईजियर टू मूव अ ट्रॉली in a shopping mall than in a parking lot of the लॉट ऑफ द मॉल्स. तो हम लोग ने काफ़ी सारे, मतलब कि इस तरीके के जो ट्रॉलीज होती है उसका एक्सपीरियंस किया है. काफ़ी सारे जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो हमें इस तरीके की ट्रॉलीज मिलती हैं. डज द मीन द टू सरफेस ऑफर डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. तो क्या हम इसमें, मतलब कि इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग सरफेस है. एक सरफेस वो जहाँ पे हम लोग ट्रॉली को चला रहे हैं, एक सरफेस ये है जहाँ पे हम लोग ट्रॉली चला रहे हैं, और दूसरा सरफेस इसका जो व्हील है वो है. ओके किस तरीके से जो इस ट्रॉली को लेके हम लोग ईजिली क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. सो यहाँ पर हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि जो दो सरफेसेस होते हैं, यानी कि नेचर ऑफ टू सरफेस होता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको, फ्रिक्शन के लिए. ओके तो नेक्स्ट प्लॉट में हम लोग आते हैं और देखते हैं. We find it easier to move the trolley on tilled floor than on the cemented floor. तो हम लोग भाई अगर टिल्ड रोड हो जाएगी या फिर सीमेंटेड रोड हो जाएगी तो भी क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग ये जो ट्रॉली है उसको कैरी कर सकते हैं. इट इज़ बिकॉज द टिल सरफेस इज स्मूथ वेयर द सीमेंट और ब्रिक सरफेस इज रफ. हाँ भाई एक चीज़ ये भी है, दोनों में आप लोग ट्रॉली कैरी तो कर सकते हो, ले जा तो सकते हो, बट अगर जहाँ पे टाइल्स की बात आ जाती है या बहुत, मतलब जहाँ की जो फर्श है, सरफेस है, वो बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ट्रॉली है आपको ले जाने में, मतलब आप इजीली उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा लोगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। बट अगर आप लोग सीमेंटेड रोड पे चले जाते हो या फिर अगर इस टाइप के रोड में अगर ट्रॉली को चला रहे हैं जो बहुत ज़्यादा sorry students, दिस इज सम नेटवर्क फॉल्ट, दैट्स व्हाई आई स्टॉप द वीडियो। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे स्टूडेंट्स, अगर वो जो रोड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो आप लोग इजीली उसको ट्रैक कर सकते हो कंपेयर देन किसके, सीमेंटेड रोड के या फिर ऐसी रोड जो बहुत ज़्यादा रफ हो। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सरफेस है वो उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फ्रिक्शन के लिए। सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस। The smoother the surface, the lesser the irregularities and the lesser the friction। जितना ज़्यादा मतलब कि स्मूथ होगा सरफेस उतना कम होगा, और जितना ज़्यादा irregularities मतलब कि रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। सो मोशन ऑफ अ ट्रॉली ऑन अ टिल्ड फ्लोर, मोशन ऑफ अ ट्रॉली ऑन अ सीमेंटेड रोड। जब हम लोग ट्रॉली जो है वो एक स्मूथ फ्लोर में करते हैं, यानी कि टिल्ड जो रोड है, जो क्लीन रोड है उसमें करेंगे तो हमको ज़्यादा मतलब कि एफर्ट नहीं लगाने पड़ते कंपेयर देन सीमेंटेड रोड के। ओके, सो सिंस स्मूथ सरफेस हैज़ लेसर इरेगुलरिटीज, जो स्मूथ सरफेस होता है उसमें सरफेस होता है उसमें लेस इरेगुलरिटीज होती है, देयरफॉर द फ्रिक्शन इज ऑल्सो लेस, इसलिए जो फ्रिक्शन है वो भी कम होगा। अगर ऐसा है तो आप लोग अपने घर पे भी इस जो प्रैक्टिकल है इसको कर सकते हो। ओके, आपके पास अगर इस तरह के ट्रॉली टाइप ऑफ कोई चीज़ हो या फिर कोई व्हील हो तो आप लोग अपने घर पे उसको चलाना, क्योंकि हमारे घर पे मोस्टली टाइल्स लगी रहती है। ओके, तो वहाँ पे इसको चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और फ्रिक्शन भी इससे कम होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ ईजियर टू मूव ऑब्जेक्ट और स्मूथ सरफेस लाइक पॉलिश्ड फ्लोर, टाइल्स, ग्लास एट्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टाइल्स में ये अगर आप कोई हैवी सा बॉक्स भी लेंगे, अगर उसमें व्हील नहीं भी लगे हैं, बट अगर आप लोग उस ऑब्जेक्ट को अगर घसरा रहे हैं, उसको ड्रैग कर रहे हैं, तो वो इजीली क्या हो सकता है, खिंचा जा सकता है उस रोड और उस सरफेस के कंपेयर में जो बहुत ज़्यादा रफ हो। होप आप लोग इस इमेज को देख के भी काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो स्मूथ है या फिर रफ है। ओके, सो होप सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मास क्या होता है और किस तरीके से वो मूव करता है। मतलब कि ये देखिए, ये 2 kg का है, ये 5 kg का है, तो जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है स्टूडेंट्स। डिपेंड दिस थिंग। ओके, हम लोग ने एक देखा कि एक सरफेस पर डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है, वो रफ है कि स्मूथ है। और सेकंड चीज़ ये भी होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ड्रैग कर रहे हैं उसका मास कितना है, दैट मीन्स उसका वेट कितना है। अगर जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस लॉट ऑल्सो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है मास जितना कम होगा उतना कम क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। लेट सपोज अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक खाली ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अगर ये जो कंटेनर है, ये जो कार्टून है, ये कम्प्लीटली एम्प्टी है, ठीक है, अब आपको इसको ड्रैग करके ले जाना है तो आप लोग इजीली ले जा लोगे। क्यों? क्योंकि इसका वेट बहुत कम है, इसका मास बहुत कम है। बट अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा है ना, जैसे कि अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर को हम घसीटते हुए ले जाएंगे तो इसका क्या होगा, मास ज़्यादा है, दैट्स वाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। होप सो ऐसा भी हो सकता है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो आप जिस टाइल्स के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर खींच रहे हो तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर एक लाइन सी बन जाए, ठीक है, इतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होता है। तो आप लोग इसे पढ़िएगा और देखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉट विच इज स्प्रिंग बैलेंस। अब भाई ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, आप लोग ने इस टाइप ऑफ स्प्रिंग बैलेंस देखा ही होगा किस तरीके से वो वर्क करता है। सो हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स लुक दिस इमेज केयरफुली। आप लोग अगर इस इमेज को केयरफुली देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा हैंगर हो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कपड़ों को लटकाते हैं, है ना, क्लोथ्स लटकाते हैं, हैंगर्स में हम लोग यही करते हैं, या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ जिसमें कोई बैलेंस जो है वो खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, तो उससे बोला जाता है स्प्रिंग बैलेंस। अगर मैं इसी इमेज की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर थिंग है, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से टिका हुआ तो नहीं है, बट इसका फिर भी जो फ्रिक्शन है वो किस में हो रहा है, इस रिंग पर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है, चाहे ये इसका मूवमेंट हो या ना हो।
तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो फ्रिक्शन है वो पर्टिकुलर मोमेंट पे डिपेंड करता है, जिससे वो टिका हुआ है या फिर जिसमें वो हैंग्ड है, उसे ही बोला जाता है क्या, स्प्रिंग बैलेंस। होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कब होगा, जब ये जो लेडी है, जब ये जो गर्ल है इस कार्टून को ढकेलेगी तब फ्रिक्शन होना शुरू होगा नीचे से, सरफेस से। बट यहाँ पे फ्रिक्शन कब हो रहा है, जब ये जो मोमेंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसमें इस रिंग में ढका हुआ है, इस रिंग में टंगा हुआ है, हैंग हुआ है, तभी यहाँ से क्या हो जा रहा है, फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। डन। तो आप लोग स्प्रिंग फ्रिक्शन को, स्प्रिंग बैलेंसिंग को, इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस की, जो फ्रिक्शंस है वो कितने टाइप के होते हैं। बाय लिफ्टिंग इट, बाय ड्रैग, जब आप लोग किसी चीज़ को लिफ्टिंग कर रहे हो। सेकेंड आ जाता है बाय ड्रैगिंग इट डाउनवर्ड ऑन अ रैम्प, जब भी किसी रैम्प से आप उसको डाउनवर्ड मतलब कि नीचे की तरफ उसको घसीट रहे हो। बाय रोलिंग इट ऑन द ग्राउंड, जब आप रोल करते हुए उसे ले जाएंगे। तो कितने टाइप ऑफ के फ्रिक्शंस होते हैं, इस चीज़ को हम लोग रीड कर रहे हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग, किसी चीज़ को अगर मैं आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट दूँ तो हो सकता है वो उसे लिफ्ट करके ले जाए, कोई हो सकता है उसे उठा के ले जाए, कैरी करके ले जाए, कोई ऐसा हो सकता है कि उसे रोल करते हुए ले जाए, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो उसे ड्रैग करते हुए ले जाए, है ना। तो एक ही ऑब्जेक्ट को हम अगर अलग अलग तरीके से ले जा सकते हैं तो फ्रिक्शन भी अलग अलग टाइप से होंगे। डन स्टूडेंट्स, आप लोग होप से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ फ्रिक्शंस देखते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस एंड रोलिंग फ्रिक्शन, जो अभी मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लेके बताया। अब इसी में हम लोग देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर कोई जो बॉक्स है वो कम्प्लीटली स्टैटिक सीधा रखा होगा और उसको जब हम लोग इक्वली पुशअप करते हैं तो वहाँ से जो फ्रिक्शन बनता है उसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। सपोज अ हैवी बॉक्स इज केप्ट ऑन अ फ्लोर, इनिशियली यू ट्राई टू पुश इट अ लिटिल फोर्स बट इट डज नॉट मूव, push it with more force and it began to move. Do you know why? This is due to static force. ओके, अगर कोई बॉक्स सीधा रखा हुआ है, हमने उसको सीधा ही पुश करना शुरू किया बट वो बहुत नहीं हट रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा भी उसको मतलब कि और ज़्यादा फोर्स लगाया और जब वो मूव हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा स्टैटिक की वजह से होता है, क्योंकि आप भी सीधे खड़े हो और वो भी सीधा खड़ा है, तो जो फोर्स है वो नहीं अप्लाई होगा, आपको थोड़ा सा टिल्ड होना पड़ेगा, उसको पुश मतलब कि और ज़्यादा पुश करना होगा, तभी ये जो स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शंस है, वो लगता है। तो यहाँ पे आप लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को भी समझ चुके हैं। ओके, तो ये जो स्लॉट दिया हुआ है, ये पैराग्राफ स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस पैरा एंड व्हाइल द रीडिंग इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, सो यू कैन कमेंट मी। नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जिसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्टैटिक्स मीन्स स्टैंडनरी, मतलब कि जब आप स्टैंडिंग खड़े होते हैं, सो दैट्स कॉल्ड द स्टैटिक, यानी कि सीधा खड़े होना। ऑल द स्टैंडनरी ऑब्जेक्ट हैव द स्टैटिक फ्रिक्शंस, जितने भी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शंस होता है। सो एन ऑब्जेक्ट विल स्टे इन प्लेस अंटिल इनफ फोर्स इज अप्लाइड टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जैसा कि अभी हम लोग ने प्रीवियस इमेज में देखा कि किस तरीके से वो जो पर्सन था स्टैटिक खड़े होकर उसमें फोर्स लगा रहा था। तो अगर आप लोग एक ही डायरेक्शन में खड़े रहेंगे और फोर्स लगाएंगे तो वो जो फोर्स है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जब तक कि आपने अपनी डायरेक्शन को या फिर आपने अपने शेप को चेंज ना किया हो। किसी अगर आपको फोर्स लगाना है तो आपको थोड़ा सा टिल्ट, थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा। डन। सो देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा अगर आप दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्टैटिक फॉर्म में खड़े होंगे तो। Done. So students, I'm stopping here, and in the next video we will see the sliding friction and rolling friction, and I will provide the question answers of let's try true also. So while the watching video, if you face any problem, any query, so you can comment me. Okay.